नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू आजकल चर्चे में नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले, परिणाम से पहले खूब चर्चे में थे। तमाम आरोप लगे थे कि टिकट बेचा उन्होंने और भी कई चीजें आरोप लगे। क्या सवाल यह है कि क्या आखिर में कृष्णा अल्लावरू पप्पू यादव के ट्रैप में फंस गए, क्योंकि पप्पू यादव एक अलग रास्ते दिखते थे और अलायंस से भी अलग दिखते थे। तो पप्पू यादव, कृष्णा अल्लावरू पे क्या आरोप हैं, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे आज के शो में। इसके साथ ही बात करेंगे कि पप्पू यादव और कन्हैया यादव ये दोनों गायब हैं और ये क्या वाकई में फिसड्डी साबित हुए हैं। कांग्रेस के लिए खूब लड़ाई लड़ी इन्होंने, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस आप सबको पता है कि बहुत गड़बड़ रहा। साथ ही बात करेंगे कि रोहिणी यादव ने कहा कि मेरे ऊपर चप्पल फेंका गया और मुझे परिवार से निकाला गया, मैं उस परिवार में नहीं हूं। लेकिन इन तमाम आरोपों के बाद संजय यादव कहां गायब हैं? क्या संजय यादव के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर हैं। सर, पहला सवाल यही है कि अल्लावरू क्या वाकई में पप्पू यादव के ट्रैप में फंस गए हैं? पप्पू यादव के ट्रैप में फंसने की वजह से उनको नुकसान हुआ है? देखिए, ये बातें बहुत ज़ोर शोर से कही जा रही हैं और उसकी बड़ी वजह ये है कि अल्लावरू प्रभारी बन कर के आए थे और प्रभारी बनकर जब आए तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। अल्लावरू ने एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया, वैसे उनको भी फ्री हैंड नहीं मिला, ये बात आप जान लीजिए, पर उनका मेजर से था और मेजर से होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि अल्लावरू जो कुछ नए नेताओं पर भरोसा करने लगे उस वजह से उनको भारी नुकसान हुआ। अगर हम पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में आप देख लीजिए, पप्पू यादव ने अपने लोगों को टिकट दिलाया, लेकिन अपने लोकसभा सीट से एक को भी नहीं जिता सके। हाँ। अब सवाल तो उठना लाजमी है ना, सवाल उठना लाजमी। अब जरा सोचिए, रूपौली से बीमा भारती हार जाती हैं, कलाधर मंडल जीत जाते हैं, लेसी सिंह जीत जाती हैं और संतोष कुशवाहा हार जाते हैं। वो आफाक आलम का टिकट कटवा देते हैं और उसके बाद जिस उम्मीदवार को खड़े करते हैं वो जीत नहीं पाता है। और कुल मिलाकर के जब आप स्थिति देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आरजेडी एक सीट पर आकर के सिमट जाती है, आप समझिए, और वो भी पूरे सीमांचल में, और एआईएमआईएम 5 सीट पर आकर के रुक जाती है। अब जरा ये सोचिए, तो स्थिति जब इस तरह, महागठबंधन पिछले चुनाव की तुलना में जोरदार इजाफा करती है, तो सवाल तो सीमांचल में पप्पू के कहने पर ज्यादा टिकट बांटे गए तो पप्पू पर सवाल तो उठेगा ही ना, और वो पप्पू यादव पर सवाल उठ रहा है और इसीलिए अल्लावरू सवालों के घेरे में है। पर मैं एक बात कह सकता हूं कि अल्लावरू पर टिकट बेचने का जो आरोप है, मुझे अगर आप कहें कि तथ्यों के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे ये सही जान नहीं पड़ता है। सर, एक बाइट आई है आदित्य पासवान की, इससे रिलेटेड है, वो भी मैं अपने दर्शकों को सुना बिल्कुल देना चाहता बिल्कुल। हूं। आदित्य पासवान का बयान है। इसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के द्वारा, राजेश राम के द्वारा, हमारे विधायक दल के नेता शकील खान, जितने भी सह प्रभारी हैं, पप्पू यादव, इन लोगों ने मिल करके आयात करके दूसरे दलों से कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया, विधानसभा प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी, संघ जनता दल यूनाइटेड से लोगों को ला करके प्रत्याशी बनाया। तो बिहार की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है और लोकतंत्र की हत्या कभी नहीं होने देगी। लोग जब देख रहे हैं कि आप आयात करके अपनी पार्टी को, लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, आयात करके लोगों को ला रहे हैं, सौदेबाजी हो रही है टिकट में, तो लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया। लोगों ने वोट किया लोकतंत्र को बचाने के लिए कि जो राष्ट्रीय जनता दल में जो गुंडा तत्व है, जो कहता है कि हमारे हाथ में सिक्सर आएगा और हम जब सरकार आएगी तो यादव बनेगा रंगदार, तो जब ऐसी बातें आएंगी तो बिहार लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा होगा और इनके खिलाफ वोट करेगा। और वही हुआ। पूरे बिहार में लोगों ने गुंडा राज नहीं लाने के लिए वोट किया। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछा गई 2 कारणों से। एक तो वो गठबंधन हमारा चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, इसलिए गठबंधन के साथ ही हम थे, और गलत प्रत्याशियों का चयन। ये आदित्य पासवान है, इनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इन्होंने कृष्णा अल्लावरू का विरोध किया था और बहुत ज्यादा विरोध किया था, खुलकर बताया था कि ये टिकट बेचने का आरोप लगाया था। तब कृष्णा अल्लावरू शांत हुए थे, कांग्रेस भी हरकत में कुछ आई थी। सर देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस समय जिस तरह का विरोध हुआ कांग्रेस हरकत में आई, लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं कि सबसे कमजोर अध्यक्ष के रूप में राजेश राम जाने जाएंगे। आप आदित्य कुमार की बातों को सुने तो अल्लावरू
राजेश राम और उसके बाद पप्पू यादव सवालों के घेरे में, और सवालों के घेरे में हो भी क्यों ना, 6 सीट पर कांग्रेस सिमट गई। पर एक बात समझना होगा कि सिर्फ अल्लावरू जिम्मेदार नहीं है। दरअसल ड्राइविंग सीट पर आरजेडी बैठी हुई थी। आरजेडी और कांग्रेस में प्रॉपर समन्वय नहीं हो रहा था। एक तरफ कांग्रेस लगातार ऐसे मुद्दे का राग अलाप रही थी जिसका बिहार से बहुत कुछ लेना देना नहीं था। एसआईआर का मुद्दा खुद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार एसआईआर के मुद्दे में दम कितना है। आरजेडी के नेता खुद इस मुद्दे को तूल दे नहीं पा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि महागठबंधन का मुद्दा है क्या। बस केवल बात ये हो रही थी भाजपा ऐसे कर रही है, नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, पर आप क्या कर सकते हैं वो जनता को समझाया नहीं जा सका। और ये लोग जो आप कह रहे हैं कि 10,000 जो था वो गेम चेंजर था, तो था, ये तो सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपका कांस्टेंट कैंपेन क्यों नहीं हो पाया। राहुल गांधी एसआईआर के लिए यात्रा किए, उसके बाद राहुल गांधी गायब क्यों हो गए। तेजस्वी यादव इसी बात का फैसला करने में लग गए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और आरजेडी को आंधी दिखाई पड़ रही थी कि आगे आंधी है, तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए लोग व्याकुल हैं। दरअसल इस बात को आप समझिए अंकित, और बार बार कई पत्रकार कह चुके हैं और मैं भी कहता हूं इस बात को, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं। खुद मैं जब कुछ सभा देखने गया और सभा देखने के बाद मैंने ये महसूस किया कि जिस तरीके से आरजेडी समर्थक सभाओं में हुड़दंगबाजी करते हैं, अगर 10,000 इकट्ठा होते हैं तो 20,000 वोटों को खराब करते हैं। इस बात को आप जान लीजिए। और तेजस्वी यादव ने इसको रोकने का भी प्रयास किया। वो जान लीजिए, उन्होंने मुरेठा नहीं पहनने को कहा, उन्होंने कहा टोपी पहनिए, लेकिन आरजेडी समर्थक कहाँ मानने वाले थे। और जिस तरीके से नए दौर में आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है उसको जिस नजरिए से तमाम अन्य जातियां देखती हैं, उसमें तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना अब आसान नहीं रह गया। हाँ। इस बात को आप जान लीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन जातियों में भी तेजस्वी यादव का वो पकड़ दिखाई नहीं पड़ा। जरा सोचिए राघोपुर से वो कितने वोटों से जीतते हैं, और वहां भी आरोप क्या लगा कि इंजीनियर सुनील बीच में होते हैं, तेजस्वी यादव से लोगों को मिलने नहीं देते हैं। चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव को 1 to 1 बात करनी पड़ी, और लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार पूरे तरीके से कूदा नहीं होता तो स्थिति बड़ी खराब हो सकती थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो भाई जनता से दूर होना, अपने समर्थकों से दूर होना, दूसरा अपने समर्थकों द्वारा तमाम मीटिंग में कार्यकर्ताओं की सभा में हुड़दंगबाजी करना, उसके बाद वो हरियाली कट जो बाइक्स चलती हैं उससे एक मैसेज जो जाता है आम लोगों में, वो लोगों को परेशान करता है, वो डराता है। लोग भूल जाएं कि इस तरह का हुड़दंगबाजी करके आप ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर लेंगे, ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एनडीए का वो कमिटमेंट, वृद्ध पेंशन योजना 400 से 1100 रुपए बढ़ा देना, महिलाओं को 10,000 रुपए दे देना। वैसे अंकित मैं ये कहूंगा कि मैं 10,000 रुपए जिस तरीके से चुनाव के बीच में दिया गया उसका मैं समर्थक नहीं हूं। दरअसल जिस तरीके से दिया गया वो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि ये वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए दिया गया, और इसको मैं कदाचित उचित मैं भी नहीं मानता हूं। लेकिन सवाल है, ये फैसले किए गए, कोर्ट ऑफ लॉ में ये सारी बातें जाएंगी, लेकिन आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कृष्णा अल्लावरू और उनकी टीम फिसड्डी साबित हुई है। पप्पू यादव के तमाम रिकमेंडेशंस जीरो साबित हुए हैं। पप्पू यादव ही क्यों, कन्हैया भी अपने गृह जिले में एक भी सीट जीत नहीं पाए। बछवाड़ा से गरीबदास हार गए, प्रॉपर बेगूसराय से अमिताभ भूषण हार गई। तो आप ये समझिए गृह जिले जो कि कन्हैया कुमार के हैं बेगूसराय, वहां से भी एक सीट कांग्रेस को नहीं मिला। पप्पू पूर्णिया में फिसड्डी, कन्हैया बेगूसराय में फिसड्डी। अगर कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड ही फिसड्डी साबित हो तो अल्लावरू इसमें क्या कर लेंगे। बड़ा सवाल यह है, हम नेताओं पे सवाल क्यों नहीं उठाते, हम चेहरे पर सवाल क्यों नहीं उठाते, हम इस पर बात क्यों नहीं करते कि राहुल गांधी का करिश्मा क्या चला वहां पर। इन सारी बातों का जवाब मांगना चाहिए, लेकिन यह बड़ा आसान है। चूंकि कांग्रेस कई धरों में बटा हुआ है, इसलिए कृष्णा अल्लावरू पर सारे
ठेकरे फोड़े जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कृष्णा अल्लावरू ने जो कुछ भी किया, क्या राहुल गांधी की उसमें रजाबंदी नहीं थी क्या? कृष्णा अल्लावरू ने वही किया क्योंकि राहुल गांधी का फुल मैंडेट था। अब देखिए, कांग्रेसी जो भी कहें, करारी हार हुई है, उन्हें अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। संगठन का आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। इंपोर्टेड लीडर पे अगर आप चलेंगे तो आपकी स्थिति यही होगी। पप्पू यादव आपके साथ कब तक हैं, कब तक नहीं है, इस पर एक बड़ा सवाल है। लेकिन पप्पू यादव के कंस्टिट्यूएंसी से एक भी सीट नहीं आना बड़ा सवाल खड़े करता है। कन्हैया के गृह जिले से एक भी कांग्रेस द्वारा सीट नहीं जीतना, वो भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये मीडिया में जितने भी बड़े नेता हों, लेकिन अपने गृह जिले या अपने लोकसभा क्षेत्र में एक भी सीट जितवा नहीं पाए, ये सच है। पप्पू यादव अपने लोकसभा में सीट नहीं जितवा पाए, या फिर कृष्णा अल्लावरू पे हमने बात किया, आपने कन्हैया कुमार बहुत सारी चीज़ें की। राजेश राम पे पूरा भरोसा किया कांग्रेस ने। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर अपने रैलियों में देखें, क्या लगता है कि ये टेक्निक, और राजेश राम अपनी सीट तो हारे ही, खुद ही हार गए, उसके अलावा बिहार के लेवल पे क्या लगता है आपको कि गलत निर्णय था अध्यक्ष के रूप में जो चुनाव किया राहुल गांधी? देखिए, अध्यक्ष उतने एग्रेसिव नहीं दिखे, सबसे बड़ी बात यह है। और ये जो राम समाज है वो महागठबंधन को वोट करता है, ये कांग्रेस को वोट करता है, ये आरजेडी को वोट करता है, लेकिन इसके टेकर्स कई हो गए। और जो सोशल वेलफेयर स्कीम चलाया गया, इस बात को आप जान लीजिए, उससे एनडीए को बहुत फायदा हुआ। अब जिन महिलाओं को 10,000 रुपए मिले, भले ही वो राम समाज के हों, वो भला महागठबंधन को क्यों वोट करेंगे? जरा आप सोचिए, जिस वृद्ध को 400 से 1100 रुपया मिला, वो क्यों महागठबंधन को वोट करेगा? और कई जगह आपको यह सुनाई पड़ा होगा, या मैं आपको बता दूं कि कई महिलाएं, वृद्ध महिलाएं इस तरह की बात कर रही थी कि आज तक बेटे ने 100 रुपए नहीं दिया और नीतीश कुमार 1100 रुपए दे रहा है, तो नीतीश से अच्छा बेटा कौन हो सकता है? और आप समझिए कि ये चुनाव को किस तरीके से पूरे चुनाव को मोड़ दिया होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आए जिस वजह से एनडीए पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया, और इस भारी भरकम जीत के पीछे एनडीए के तमाम घटक दलों का एक साथ आना, ये सोशल वेलफेयर स्कीम का करामात होना, महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं होना, आपसी तालमेल नहीं होना, 11 सीटों पर औपचारिक तौर पर फ्रेंडली फाइट होना, और उसके बाद उसका रिपल इफेक्ट कई सीटों पर होना, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो महागठबंधन की हार की वजह बनी है और एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री की वजह बनी। बिल्कुल, 11 सीटों पर और फ्रेंडली फाइट, और उसके साथ ही 10 सीट एआईएमआईएम को भी जोड़ लें तो 20-22 सीटें तो ऐसी ही हो जाती हैं। एक रोहिणी जो आचार्य हैं काफ़ी चर्चे में हैं, और उनके आरोपों के बाद संजय यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुआ तो उसमें नहीं दिखे थे, तो कहाँ संजय यादव कहाँ हैं इस टाइम, क्या हुआ? आपको एक बात बता दें, संजय यादव का रुतबा कम नहीं हुआ, इस बात को आप जान लीजिए। ठीक है, कल वो दिखे नहीं, ये बात सच है। संजय यादव को लेकर के राबड़ी देवी के घर के बाहर आवाजें भी उठी, लोगों ने नारे भी लगाए, लेकिन संजय यादव का रुतबा कतई कम नहीं हुआ। आपको बता सकते हैं कि आरजेडी जो है वो इंट्रोस्पेक्शन मीटिंग कर रही थी। हार की वजह क्या थी, इसकी चर्चा हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि कई बूथ पर संजय यादव वर्सेस पुराने नेताओं के गुट एक्टिव दिखाई पड़ रहे थे। इस पर तेजस्वी यादव बोल पड़े, क्योंकि हमारे सूत्र ऐसे बताते हैं, हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उसमें ये चर्चा हुई। तेजस्वी यादव बोल पड़े कि भाई आपको नया नेता चुनना है, आप चुन लीजिए। और इसी बीच में लालू प्रसाद यादव इंटरवीन करते हैं और तेजस्वी यादव को पार्टी का नया नेता चुन देते हैं। अब आप समझिए, जिसके साथ लालू प्रसाद खड़े हों, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? और तेजस्वी यादव पर अटैक नहीं था, अटैक संजय यादव पर इनडायरेक्टली किया जा रहा था। उसको तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर पर्सनली लिया, और जिस तरह की बात कही उससे पार्टी पूरे तरीके से डिफेंसिव हो गई, खुद लालू पक्ष में खड़े हो गए। अब संजय यादव पीछे चले गए, संजय यादव का पत्ता साफ हो गया, ऐसा फिलहाल बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। पर्दे के पीछे कल भी वो बहुत लोगों से मुस्कुराते हुए दिखे, जीते हुए विधायक हों चाहे हारे हुए प्रत्याशी हों, सबसे वो मुस्कुराते हुए मिल रहे थे। ये बताता है कि तेजस्वी यादव की कोर टीम में जो 6 लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, चाहे वो संजय यादव हो, चाहे वो रमीज हो, चाहे वो अदनान हो, चाहे इंजीनियर सुनील हो, चाहे सुनील सिंह हो, फिर शक्ति यादव हो।
ये बात आप जान लीजिए, इन 6 लोगों का नाम आता है। शक्ति यादव मीडिया में क्या लाइन तय होगा वो तय करते हैं। इंजीनियर सुनील सिंह राघोपुर और तेजस्वी आवास के बीच का सेतु है, और इंजीनियर सुनील की वजह से इस बार राघोपुर में बहुत आप जान लीजिए डिससेटिस्फैक्शन था। लालू प्रसाद को रंजन यादव से बात करनी पड़ी, जो कि उनके पुराने विश्वस्त हैं। कई ऐसे पुराने लालू प्रसाद के भरोसेमंद नेता थे जो अपने आप को हाशिए पे पा रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद ऐन वक्त पर कूदे। राबड़ी देवी वहां पहुंची, रोहिणी आचार्य वहां पर गई, सब लोगों ने 1-to-1 लोगों से कांटेक्ट करने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव जीत गए, बहुत कम मार्जिन से जीते लेकिन जीत गए। पर आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने बहुत साफ कर दिया, मेरी जो टीम है वो यथावत रहेगी। आपको अध्यक्ष मुझे रखना है, नेता मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो बता दीजिए। और उसके बाद पार्टी डिफेंसिव हो गई, ये जानकारी है मुझे। और फिर लालू प्रसाद यादव एक लाइन का स्टेटमेंट सुनाते हैं कि तेजस्वी अगले नेता होंगे, और तेजस्वी को नेता चुन लिया गया। और लेकिन आरोप तो लगातार लग रहे हैं। आरजेडी के शिवानंद तिवारी का आरोप देखिए, उन्होंने लालू यादव को धृतराष्ट्र कह दिया रोहिणी आचार्य के मामले। देखिए, इस बारे में मैं आरजेडी के कुछ नेताओं से बात कर रहा था सुबह, तो उनका कहना था कि देखिए ये दगे हुए कारतूस हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं शिवानंद तिवारी जी का, बहुत पढ़े लिखे हैं, बढ़िया लिखते हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी जी की क्रेडिबिलिटी पर कई बार सवाल उठता रहा है। वो कितनी बार नीतीश कुमार के साथ गए, कितनी बार इधर आए हैं, फिर उधर गए हैं, फिर इधर आए हैं, इसलिए कई लोग उन बातों की भी याद दिलाते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कहते हैं कि शिवानंद तिवारी वृद्ध हो चुके हैं, वो लालू प्रसाद के समय के नेता हैं। अब तेजस्वी यादव अपनी टीम में उनको जगह नहीं देते हैं, इसलिए वो समय मिला है तो वो अपनी खीज निकाल रहे हैं। इस तरह की बात तेजस्वी यादव के समर्थक कहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि तेजस्वी यादव ओल्ड एंड न्यू लीडर्स का बेहतर समन्वय बनाते, किन से क्या मार्गदर्शन हासिल करना है और नए नेताओं को कैसे अपनी पार्टी के बैनर तले खड़ा करना है, अगर इस कला में वो निपुण होते तो आज ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप का एक फेलियर तो है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शिवानंद तिवारी जितनी भी बातें लिख रहे हैं उसको लेकर के तेजस्वी यादव में बहुत गुस्सा है। रोहिणी आचार्य को लेकर के भी तेजस्वी यादव के समर्थकों का बयान है कि भाई रोहिणी इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रही है और हर चीज में इंटरवीन क्यों करती हैं। जब लालू प्रसाद ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि मैं अपनी विरासत तेजस्वी यादव को सौंप रहा हूं, तो फिर और लोगों को बुरा क्यों लगता है। इस बात को समझना होगा कि तेजस्वी कैसे पार्टी चला रहे हैं। क्या लालू प्रसाद ने कभी ये कहा है कि हमारी पार्टी की दूसरी बड़ी नेता मीसा यादव हैं या हमारी पार्टी की दूसरी नेता रोहिणी आचार्य हैं? ये मेरे शब्द नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन जो मुझे बताया गया वो मैं आपको कह रहा हूं। तो पार्टी पर अभी भी पकड़ तेजस्वी यादव की बहुत मजबूत है, और अगर तेजस्वी की पकड़ मजबूत है तो यकीन मानिए संजय यादव की भी पकड़ मजबूत है, रमीज की भी पकड़ मजबूत है, अदनान की भी पकड़ मजबूत है, सुनील सिंह की भी पकड़ मजबूत है, इंजीनियर सुनील की भी पकड़ मजबूत है, और शक्ति यादव की भी पकड़ मजबूत है। इस बात को आप जान लीजिए। ठीक है, मेरा सवाल इसलिए भी ये था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एक संदेश सा आता है कि तेजस्वी यादव सामंजस्य बैठाने में थोड़ा असफल दिखते हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे वो अलायंस हो। कांग्रेस में भी जिस तरीके से हुआ इस बार दिखा कि वो सबसे हार में बड़ी वजह है वही दिखी कि सामंजस्य चाहे वो संगठन में हो चाहे परिवार में हो, इन सब चीजों में थोड़ा सा वो दिखते हैं। देखिए, कांग्रेस के तरफ से इस बार अल्लाह वरू जिस तरीके से बार्गेन कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो आसान नहीं था उनको दबाना। अभी से पहले तक जितने नेता आ रहे थे उसको एक बार लालू प्रसाद की गुड़की झेलना पड़ता था, वो पहले से ही डिफेंसिव हो जाते थे। लालू जब चाहते थे सोनिया गांधी से बात करते थे और फिर जो चाहते थे वही करा लेते थे। इस बार ऐसा हो नहीं पा रहा था। वो कहते हैं ना कि अल्लाह वरू वॉज अ टफ गाय, भले ही अब लोग गाली दें, पर अल्लाह वरू अपनी पार्टी के लिए बहुत बात कर रहे थे। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ गड़बड़ी हुई, मैं उसका पक्ष नहीं लेता, मैं लेने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन किस तरीके से आरजेडी से बार्गेन करना है अल्लाह वरू बहुत बेहतर जानते थे, और इसीलिए वो 61 सीट लेने में कामयाब भी रहे। इस बात को आप जान लीजिए। ये बात और है कि बाद में आरजेडी मानी नहीं,
तो बछवाड़ा में गरीबदास कांग्रेस से उम्मीदवार थे तो सीपीआई से अवधेश राय थे। इसी तरीके से कहलगांव में हुआ, बहुत सारी ऐसी सीटें आई जहां महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के सामने थे, और ये आप कह सकते हैं कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने में तेजस्वी यादव असफल रहे। और इसकी बड़ी वजह यह रही कि पिछले अनुभव से तेजस्वी यादव लास्ट तक ले जाना चाहते थे और मनचाही सीटें कांग्रेस को सौंप देना चाहते थे। कांग्रेस के अल्लाह वरुण ने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि अब इस बार हम डंपिंग यार्ड नहीं बनेंगे, इसलिए उनको जो जो सीटें चाहिए थी वहां पर उन्होंने पहले से ही उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। आरजेडी ने उम्मीदवार तय कर दिया था, लड़ाई भिड़ंत जबरदस्त हो गई, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल फ्लॉप हो गया, रिजल्ट अब आपके सामने है। इसलिए जो मीटिंग हुई जिसमें चर्चा हुई, हार की समीक्षा की जा रही थी, उसमें कहा गया है, कई नेताओं ने यह बात कही है कि कांग्रेस कहीं जमीन पर दिखी नहीं, उनकी सभा में भीड़ आरजेडी लाती थी, कांग्रेस इसका फायदा लेता रहा। दूसरी बात कही गई कि एसआईआर की चर्चा कांग्रेस करती रही, लोकल मुद्दे गायब रहे, इसका फायदा एनडीए को मिला। तीसरी बात यह कही जाने लगी कि हमें कांग्रेस से गठबंधन ही नहीं करना चाहिए, इससे हमारा मुस्लिम और यादवों का जो समीकरण था वो भी टूटा है। कई जगह यादव ने गुस्से में दूसरे गठबंधन को वोट कर दिया है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स दिखाए गए। चौथी बात ये कही जा रही है कि भाई देर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव को डिक्लेयर किया गया, उसका नुकसान भयानक महागठबंधन को हुआ। तो आप समझ लीजिए ये सारे फैक्टर्स गिनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है, और ये बातें आरजेडी के भीतर अब चलने लगी। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि भाई कांग्रेस के साथ चलना, ये फैसला तो लालू प्रसाद का भी होगा ना, ये अकेला तेजस्वी यादव का तो होगा नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव से जो डील कर रहे थे बिहार में, वो टफ गए थे, वो बुली नहीं हो रहे थे, वो कहीं झुक नहीं रहे थे, वो अपनी बात मनवा रहे थे। और इसलिए 7 राउंड की मीटिंग, कई राउंड की मीटिंग के बाद भी निष्कर्ष नहीं निकला, और अंत में जब बिल्कुल चुनाव सिर पे आकर के खड़ा हो गया तो आपने देखा कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गया और महागठबंधन ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगा। बिल्कुल। तो फिलहाल महागठबंधन बिखरा है, अब इकट्ठा होगा। कांग्रेस और आरजेडी में सामंजस्य आगे कैसे बनेगा ये देखना होगा। कृष्णा अल्लावरू, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, राजेश राम और फिर सबसे बड़े नेता इस गठबंधन के तेजस्वी यादव, इन सब के भविष्य क्या होगा और कैसे नया निर्णय बनाएंगे ये सब देखना होगा। फिलहाल बिहार में नई सरकार शपथ लेने वाली है 20 तारीख को। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।